जय हिंद दोस्तों। ज्ञान ईडू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे? आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोग देख रहे थे 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में हम लोगों ने क्या देखा था कि 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई उसका कारण क्या था, उसका आरंभ और उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ था, हमने इतना देख लिया था। हम लोगों को आज देखना था कि उसका जो असफलता का कारण रहा कि 1857 की जो क्रांति हुई वो पहली बार ऐसी कोई क्रांति हो रही थी। तो आखिर क्यों 1857 की क्रांति असफल हो गई, तो इसके कारणों को हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे और इसका आखिर परिणाम क्या हुआ हम लोग इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। चौथी पॉइंट जो थी, असफलता का कारण। आखिर 1857 की क्रांति असफल क्यों हो गई? तो देखिए कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ संपूर्ण भारत में वो तेज़ी से फैला, मैंने बताया था आप लोगों को, किंतु समूची जनसंख्या को वो आंदोलित नहीं कर सका। जो समस्त जनसंख्या थी भारत की, उस सभी लोगों को ये आंदोलित नहीं कर सका और अपने तत्कालिक उद्देश्य, जो उद्देश्य था उसका, अंग्रेज़ों को देश से बाहर खदेड़ने की सफल नहीं हो पाई। उद्देश्य था उनका कि अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ दिया जाए, तो ये नहीं हो पाया। तथा इसके जो दीर्घकालिक जो परिणाम थे वो महत्वपूर्ण थे। तो क्या थे उसके परिणाम? देखिए, विद्रोह को सफल ना होने का सबसे बड़ा कारण रहा था संगठन का अभाव। तो संगठन का अभाव था। देखिए, जहाँ एक तरफ अंग्रेजी जो सेना थी उसके पास आधुनिक मशीनरी था। हमने आपको पढ़ाया था कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो हेक्टर मुनरो जब आया था, उसका नेतृत्व कर रहा था बक्सर के युद्ध का, तो उसके पास वो किस तरह हथियार से लैस था और उसने बक्सर के युद्ध को बहुत ही आराम तरीके से तीन तीन सेनाओं को हराया था। एक तरफ वहीं जहाँ बंगाल के गवर्नर थे, सॉरी बंगाल के नवाब थे, दूसरी तरफ आपके मुग़ल बादशाह थे और तीसरी तरफ अवध था। तीनों सेनाओं को एक साथ हराया था बक्सर का युद्ध में। तो वही हम बोल रहे हैं कि वो अंग्रेज जो थे वो आधुनिक हथियार से सुसज्जित थे। ठीक है, वहीं भारतीय योद्धाओं में क्या था, उनका उद्देश्य ही नहीं क्लियर था। ना स्थान क्षेत्र के कारण कोई मजबूत संगठन नहीं बन पाया, ना उनका उद्देश्य क्लियर था कि करना क्या है, क्योंकि सभी लोग जो थे अपने अपने उद्देश्य से लड़ाई कर रहे थे। जहां हम देखेंगे कि नाना साहब एक तरफ, जहां उनका पेंशन बंद हो गया तो उन्होंने विद्रोह किया। जहां हम देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का जो राज्य था उनके दत्तक पुत्र को नहीं दिया गया तो उन्होंने विद्रोह किया। जहां हम एक तरफ वही देखेंगे कि कुंवर सिंह थे जो कि अपनी जमींदारी बचाने के लिए एक तरफ युद्ध कर रहे थे। तो मूलतः यह कहा जा सकता है, कहा जाता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व ना हो पाया, संगठन ना बन पाया सही से, तो एक ये कारण था। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि देसी नरेश जो थे, ठीक है, जो देसी नरेश थे या सामंत कह सकते थे, सामंत का राजभक्त बना रहना। जो देसी नरेश थे और जो सामंत थे वो ब्रिटिशों का क्या थे, राजभक्त थे। उनको लगता था कि अगर ब्रिटिशर्स को ना छेड़ेंगे और अगर उनकी सहायता करेंगे तो हमको वो लोग मदद करेंगे, हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। तो उसमें हमने आपको बताया था कि ग्वालियर हमने जब झांसी पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो हमने बताया था कि झांसी की रानी जब झांसी से भागती है तो कहाँ वो जाती है, ग्वालियर जाती है। और जो ग्वालियर कौन था, वो ब्रिटिशर्सों का ही वो अंधभक्त था। तो वो ग्वालियर हो गया, पटियाला था, पंजाब था, बंगाल था, ये सभी जो थे क्या थे, तो ब्रिटिशर्स के ये भक्त बने हुए थे। इसी में
कैनिंग था कि सबसे पहले आपको हम पढ़ाए थे कि 1857 की क्रांति जब हो रही थी तो उस समय आपके यहाँ का गवर्नर कौन था, ठीक है, तो कौन था, कैनिंग था। हमने बताया था आपको ये कैनिंग था, हालांकि वो उस समय गवर्नर ही थे, वो भारत के गवर्नर थे कैनिंग, ठीक है। तो कैनिंग का एक स्टेटमेंट है, कैनिंग क्या बोला है कि अगर सिंधिया, सिंधिया की बात यहाँ से ग्वालियर से है क्योंकि ग्वालियर में ही सिंधिया थे, तो ये सिंधिया मतलब ग्वालियर ही समझिएगा। यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए, कैनिंग बोल रहा है कि अगर सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। इसका कहने का तात्पर्य था कि अगर सिंधिया भी विद्रोह में उतर जाता तो मुझे कल ही यहाँ से अपना बोड़ा बिस्तर समेट के कहाँ जाना पड़ता, इंग्लैंड वापस जाना पड़ जाता। तो मैंने इसमें क्या आपको बताया असफलता के कारणों में, पहला मैंने बताया संगठन का अभाव था, द्वितीय मैंने बताया आपको कि देसी नरेश जो थे या सामंत जो थे वो ब्रिटिश के राजभक्त बने रहे, ठीक है। अब एक पॉइंट है तीसरा पॉइंट था आपका कि निश्चित उद्देश्य का अभाव, निश्चित उद्देश्य का अभाव। इसका क्या मतलब है निश्चित उद्देश्य का अभाव? देखिए इसका ये मतलब है, हमने आपको अभी बताया कि विद्रोही जो थे, जैसे आप यहाँ जगदीशपुर के विद्रोही ले लीजिए, बाबू वीर कुंवर सिंह, झांसी के ले लीजिए रानी लक्ष्मीबाई, अवध के, फिर आपके लखनऊ के, तो जहाँ के भी ये विद्रोही थे इनका जो था उद्देश्य जो था वो अपना अलग अलग था, जो अपने निजी स्वार्थ से प्रेरित थे। मैंने बताया आपको कि कोई अपना पेंशन बचाने के लिए युद्ध कर रहा है, तो कोई अपना जमींदारी बचाने के लिए युद्ध कर रहा है, तो कोई अपना दत्तक पुत्र को राजा बनाने के लिए युद्ध कर रहा है। यहाँ कोई उद्देश्य ही क्लियर नहीं था, ठीक है। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ जो था राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय भाव जो होता है, राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ठीक है। तो ये एक कारण था कि निश्चित उद्देश्य का अभाव। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि निश्चित उद्देश्य के अभाव के बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि कुशल नेतृत्व का अभाव, कुशल नेतृत्व का अभाव। इसका क्या मतलब है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब 10 मई को, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 10 मई ये पूछा गया डेट है और पूछता है, जब 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया तो ये 11 मई को वो कहाँ पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं दिल्ली, और दिल्ली पहुँचते हैं और 12 मई को क्या करते हैं, दिल्ली पर अपना अधिकार करते हैं। और अधिकार करने के बाद उन्होंने किया कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय को उन्होंने क्या किया, 1857 की क्रांति के नेतृत्व का बागडोर दे दिया। किसको दे दिया, मुग़ल बादशाह। मुग़ल बादशाह कौन था उस समय, मुग़ल बादशाह थे आपके बहादुर शाह द्वितीय, जो एक वृद्ध एवं दुर्बल व्यक्ति था, वो बूढ़े हो चुके थे, ठीक है, और वो दुर्बल व्यक्ति हो चुके थे, वो कुशल नेतृत्व प्रदान करने में असमर्थ था। देखिए यद्यपि नाना साहेब, तात्या टोपे जिनको गैरिबाल्डी भी बोला जाता है, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, ये सारी जो थे, हालांकि ये क्रांतिकारी नेता थे, ये क्रांतिकारी थे, लेकिन क्या था, ये अपने इरादे में भी पक्के थे, योग्य भी थे, किंतु इनका जो नेतृत्व जो था ये अपने अपने क्षेत्र में ही नेतृत्व कर रहे थे। इनका अखिल भारतीय, या ये नहीं कह सकते कि पूरे भारत में इनका मतलब अखिल भारतीय होता है ना एक, कि पूरे भारत में मतलब एक तरफ से उनका कंट्रोल हो, ऐसा नहीं था। ये सिर्फ अपने क्षेत्र में ही नेतृत्व कर पा रहे थे, पूरे भारत पे नेतृत्व नहीं कर पाए। तो ये हुआ एक पॉइंट कि कुशल नेतृत्व का अभाव था, ठीक है। और क्या था कि
और हुआ कि विद्रोहियों का सीमित साधन। अब एक पॉइंट है कि विद्रोहियों का सीमित साधन क्या था। विद्रोहियों का सीमित साधन देखिए, जैसे रेल हो गया, ठीक है, डाक हो गया, ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं जो आई थी ये डलहौजी के ही समय आई थी, ठीक है, ये डलहौजी के समय का था। तो अगर विद्रोह कहीं हो गया, ठीक है, विद्रोहियों का सीमित साधन, विद्रोह कहीं हो गया तो विद्रोह दबाने के लिए ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रेल के माध्यम से पहुंच जाते थे, ठीक। जो वो अगर 5 दिन लगता उनको घुड़सवारी से जाने में, वो 10 घंटे में चले जा रहे हैं। तो एक ये कारण था आपका, उनको दबाने में सहायता मिल रहा था, ठीक है। जैसे यहाँ किसी क्षेत्र पे विद्रोह हो गया तो उनको अगर कहीं तार देना है तो यहाँ से वो तार तुरंत दे सकते थे, डाक सेवा था। तो विद्रोह दबाने के लिए उनको जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती थी वो बाहर से क्या करते थे, मंगा सकते थे। लेकिन विद्रोहियों के पास सीमित साधन थे, उनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी, ठीक है। और हमने देखा था कि इसी स्थिति में क्या हुआ था कि जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज़ों ने रूस को पराजित कर दिया था और अफीम के युद्ध में चीन को पराजित कर दिया। तो ब्रिटिश जो थे वो एकदम आधुनिक हथियार से क्या थे, सुसज्जित थे। तो ये सारी कारण रहे थे इसके असफल होने के। कौन कौन से कारण थे असफलता के, तो संगठन का अभाव था, ठीक है, फिर आपका देसी नरेश जो थे एवं जो सामंत थे उसके वो राजभक्त बने रहे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें कि निश्चित उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य की उनके पास अभाव था, कुशल नेतृत्व नहीं था उनके पास, ठीक है, कुशल नेतृत्व नहीं था उनके पास, विद्रोहियों का सीमित साधन था, ठीक। तो हमने असफलता के कारण को देखा। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि आखिर जब ये विद्रोह हुआ तो विद्रोह का आखिर परिणाम क्या हुआ, ठीक है, विद्रोह का कुछ तो परिणाम हुआ होगा। तो आइए हम उस परिणाम को खोजने की कोशिश करते हैं। चलिए, विद्रोह के परिणाम। विद्रोह जो था, विद्रोह का दमन जो किया गया वो जुलाई 1858 में विद्रोह को दबा दिया गया था, ठीक है। और जब विद्रोह को दबाया गया, इस विद्रोह को दबाने के बाद कंपनी का शासन जो था, मैंने आपको बताया था, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि शासन एक्ट वगैरह पढ़ेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किस एक्ट के तहत जो है यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हुआ और कंपनी के शासन को मतलब कब कब उसको रोका गया। जैसे कि 1813 का जब एक्ट आएगा तो उस समय ब्रिटिशर्स कंपनी जो थी यहाँ पे उसको रोका जाएगा। चीन और चाय दो को मान्यता दिया जाएगा, बाकी उद्योग उनके जो व्यापारिक क्षेत्र थे उसको बाधित किया जाएगा, रोका जाएगा। लेकिन जब 1833 आएगा, तब 1833 का एक्ट आएगा तो उस समय क्या होगा कि पूर्ण रूप से ब्रिटिशर्स कंपनी जो थी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पूर्ण रूप से रोक दिया जाएगा, ठीक है। और जब 1858 का एक्ट आएगा तो उस समय क्या होगा कि ब्रिटिशर्स की जो यहाँ शासन था उस शासन को समाप्त किया जाएगा। तो यहाँ 3 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आंशिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को कब रोका गया, तो 1813 में। पूर्ण रूप से कब रोका गया, 1833 में। और अगर बोलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया, तो 1858 में। और अगर फिर वही बोलेगा कि क्राउन को कब भारत की शासन सौंपी गई, तो 1858 में। तो वही यहाँ पॉइंट है कि कंपनियों का शासन समाप्त कर दिया गया 1858 में और क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया। तो ये जो विक्टोरिया की घोषणा पत्र था, विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है और उस घोषणा पत्र को कौन पढ़ेगा उस समय, कौन बताएगा?
उस घोषणा पत्र को कैनिंग पढ़ेगा, क्योंकि कैनिंग उस समय यहाँ का गवर्नर था। ठीक है, तो 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर डेट याद रखिएगा। और ये कहाँ पढ़ा गया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विक्टोरिया के घोषणा पत्र को किसने पढ़ा था। तो कैनिंग ने पढ़ा था 1 नवंबर 1858 को। और कहाँ पढ़ा था, तो इलाहाबाद में पढ़ा था। ठीक है, इलाहाबाद में इसको पढ़ा गया था। तो इलाहाबाद में कहाँ पढ़ा गया था, अब ये भी याद रख लीजिए कि मिंटो पार्क था, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत इसको लागू कर दिया गया। देखिए, भारत का जो गवर्नर जनरल था, अब उसको क्या कहा जाए, उसको वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ करके बताएंगे कि कब बंगाल का गवर्नर था वो, कौन सा ऐसा एक्ट आया कि वो बंगाल के गवर्नर से उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, सॉरी, बंगाल का गवर्नर था, फिर किस एक्ट के तहत उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर कौन सा एक्ट आया जो उसको फिर बंगाल का नहीं फिर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर कौन सा एक्ट आया कि उसको भारत का वायसराय बना दिया गया। तो वही है यहाँ पे कि भारत का जो गवर्नर जनरल था 1858 के अधिनियम से भारत का वायसराय बना दिया गया। ठीक है, तो वायसराय बना दिया गया। ठीक, तो 1858 की क्रांति का परिणाम हुआ, वो क्या क्या हुआ। तो पहला परिणाम ये हुआ कि विद्रोह का दमन कर दिया गया। जो विद्रोह था 1858 उसका पूर्ण रूप से दमन कर दिया गया। कंपनी के शासन को समाप्त किया गया। क्राउन को सत्ता सौंप दी गई। विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ रहा है 1858 में, और उस घोषणा पत्र के बाद यहाँ भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त करके भारत का वायसराय का पद एक डाला गया। जो ये वायसराय जो था ये डायरेक्ट ब्रिटिशर्स जो महारानी थी उसके अधीन था, उसके कंट्रोल में था। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि हड़प नीति, जो हमने आपको बताया था कि हड़प नीति क्या थी, कि किसी भी राज्य का जैसे कि उसका अगर अपना संतान नहीं है तो उसको हम बोलते हैं दत्तक पुत्र, कोई अपना पुत्र ले लेता है। आज के डेट में भी ये होता है कि पुत्र नहीं है तो पुत्र को अनाथालय से कोर्ट के द्वारा उसको मतलब गोद लिया जाता है। ठीक, तो वो था कि हड़प नीति। महारानी जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने भी अपना जो पुत्र था वो दत्तक पुत्र था उनका, उनको अपनी संतान नहीं थी। तो ये हड़प नीति यही था कि आप दूसरे के संतान को लेकर के आप उसको राजा नहीं बना सकते हैं। तो ये हड़प नीति थी। और इस नीति को 1858 का जो ये अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम, उसके तहत इसको समाप्त किया गया। ठीक है, गोद लेने की जो प्रथा थी उसको पुनः शुरुआत कर दी गई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जब आपका ये देखा जाए कि पील आयोग, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब 1857 की क्रांति से 1857 की क्रांति से पहले जब जो ब्रिटिशर्स की सेना में जो सेना थी तो उनका रेशियो क्या था, यूरोपीय और भारतीयों का रेशियो। तो यूरोपीय और भारतीय, अगर 5 भारतीय होते थे तो 1 यूरोपीय थे। ये कब था, ये 1857 की क्रांति से पहले की घटना थी। जब 1857 की क्रांति को आपका दमन कर दिया गया तो फिर पील आयोग, एक आयोग का गठन किया गया, पील आयोग। ठीक है, और ये पील आयोग ने क्या सुझाव दिया कि सेना का पुनर्गठन किया जाए, कि सेना जब 5:1 थी, 5:1 था, उस सेना को अब 2:1 कर दिया जाए, मतलब सेना को घटा दिया जाए। आखिर क्यों सेना को घटा दिया जाए? सेना को घटाने का उद्देश्य था कि ज़्यादा अगर सेना होगी, अगर भारतीय ज़्यादा होंगे तो अगर इनमें राष्ट्रीय भाव अगर उत्पन्न हो गया तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। इसलिए ये सोच करके जो रेशियो 5:1 था उसको घटा के 2:1 कर दिया गया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ कि परिणाम में देखेंगे कि जो 1858 का अधिनियम आया, इस अधिनियम के तहत भारत के सजीव
भारत के सचिव की नियुक्ति की गई, भारत सचिव। ठीक है, भारत सचिव क्या था कि ये होता था ब्रिटिशर्स से, ठीक है, लेकिन वो रहता था कहाँ, वो भारत में रहता। ठीक है, और उसका खर्च जो है, इसका खर्च भी भारतीयों को उठाना पड़ता था। और इसमें टोटल 15 मंत्री परिषद होते थे जो इसकी सहायता के लिए होते थे। तो आपने देखा कि 1858 से एक पद बना भारत सचिव पद, जो भारतीय के लिए ही काम करता, लेकिन पेंशन भारतीय ही देते। और ये 15 जो सहायक मंत्री थे उनको भी ये देना पड़ता था, और इनकी सहायता के लिए 15 मंत्री परिषद थी। ठीक, और एक और इसमें है कि 1861 में भारतीय लोक सेवा आयोग भी बना, 1861 में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम ये तो विद्रोह हो गया कि विद्रोह के परिणाम क्या थे, मैंने आपको बताया कि स्वरूप क्या था। ठीक, ये शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, और फिर इसका आपका क्षेत्र विस्तार कहाँ तक हुआ, आखिर असफल क्यों हुआ, विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, मैंने आपको इस सारी पॉइंट को बहुत अच्छी से समझाया। और आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, अपने आप ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं और कुछ कि 1857 की क्रांति तो असफल हो गई, इसमें नो डाउट, लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात थी कि भारतीयों में, जो भारतीय थे उनमें राष्ट्र भावना की बात उदय हो रही थी। और यही राष्ट्र भावना, हम आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि कोई 40 केजी का आदमी है और उसको एक 400 केजी के आदमी से लड़ना है। ठीक है, तो क्या 40 केजी का आदमी जो है वो 400 केजी के आदमी से लड़ पाएगा? उसको लगेगा कि भाई तो हमको पटकिए देगा उठा के, क्या? लेकिन उसको लड़ना अनिवार्य कर दिया है कि आपको लड़ना पड़ेगा, हार जाइए या जीत जाइए। जब वो लड़ा, 40 केजी का आदमी जब 400 केजी के आदमी से लड़ेगा तो उसको ये पता चलेगा कि आखिर ये 400 केजी के आदमी को भी हराया जा सकता है। उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो खामियां हैं, उस पे काम करना चाहिए। और यही 1857 की क्रांति ने यही सिखा दिया कि हम ब्रिटिशर्स को कैसे हरा सकते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया था कि हमारे पास जो है, जो डर है कि हम इसको नहीं हरा सकते हैं, हम लोगों में यानी कि भारतीयों में राष्ट्रीयता का अभाव था। और ये राष्ट्रीयता की जो बीज पनपी वो 1857 की क्रांति से ही पनप रही थी। ठीक है, तो मैंने आपको 1857 की क्रांति अच्छे से बताया दोस्तों। इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, जैसे कि कुछ बुक्स वगैरह हैं, तो मैं उसको आपको बता देता हूँ कि एक बुक है, ठीक है, कि एस.एन. सेन जो थे 1857 बुक का ही नाम है 1857। इस बुक का राइटर कौन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 1857 बुक है, उसका राइटर था एस.एन. सेन। ठीक है, 1857 एक बुक का नाम है जिसका राइटर थे एस.एन. सेन। और वहीं एक और बुक है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, बुक का नाम है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट। ये पुस्तक के जो राइटर थे वी.डी. सावरकर। कौन थे? वी.डी. सावरकर। एक और बुक है द ग्रेट रिवेलियन। याद रखिएगा, द ग्रेट रिवेलियन। ठीक है, द ग्रेट रिवेलियन, ये बुक के जो राइटर थे अशोक मेहता। एक और बुक है, मैं उसको आपको बताता हूँ, ऐसी 3-4 बुक आप याद रखिएगा। असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, इस बुक का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद, या इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। ठीक है, ये सैयद अहमद खां का ये था। मैंने आपको लगभग दोस्तों इसको बता दिया है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मन लगा के पढ़िए। और मेरा बस एक ही इच्छा है आप लोगों से कि अपने माता पिता का
गौरव से सम्मान के साथ उनका सर ऊंचा कीजिए और समाज में एक ऊंची बुलंदियों पर उनको लेके जाना है। ठीक है। जय हिंद दोस्तों।